Hello and welcome to Shaheen Group of Institutions. We are discussing History for Common University Entrance Test. We have completed the chapter number 1, Colonialism and the Countryside. CUET के लिए जो सिलेबस है हमारा उसके अकॉर्डिंग NCERTs के जो चैप्टर्स हैं क्लास 12 के वो हमें कंप्लीट करना है एंड आई एम डीलिंग विथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इससे पहले हम लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट जो चैप्टर था कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड इसको कंप्लीट किया है और आज इसका हम लोग PYQs डिस्कशन करेंगे। 3 साल पेपर्स हुए हैं इसके 2022 में, 23 में और फिर 2024 में। ये 3 पेपर्स हैं हमारे सामने और हम लोग इसका बहुत ही डीप एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और कहाँ से आ रहे हैं। इन तमाम बातों पर हम लोग बातचीत करेंगे। अगर आपने अभी तक फर्स्ट 3 वीडियोस नहीं देखी हैं कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियोस, ये ज़रूर देखें ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाए और फिर आप इसको देखेंगे तो आपको PYQs अच्छे से समझ में आएंगे। CUET 2024 में जो कि इसी साल हुआ था, इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे 2024 के। फर्स्ट क्वेश्चन जो था, द सनसेट लॉ वॉज एसोसिएटेड विथ, हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है ज़मींदारी सिस्टम में कि सनसेट लॉ जो था वो जुड़ा हुआ था ज़मींदारी सेटलमेंट या परमानेंट सेटलमेंट से। यहाँ पर और है ब्रिटिश नेवी, इंपीरियल कोर्ट, फ्रीडम मूवमेंट। तो आपको पता है कि सनसेट लॉ वॉज रिलेटेड टू ज़मींदारी सिस्टम। इस तरह से जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ द संथाल रिवोल्ट 1855-56। और यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, बिरसा मुंडा, गोनो, सिद्धू माझी एंड शामल। अगर आपने पढ़ा होगा, हमने फोटो भी दिखाई थी कि जो इस रेबिलियन के संथाल रिवोल्ट के जो लीडर थे वो थे सिद्धू माझी। इस तरह से हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच रिपोर्ट प्रोड्यूस जमींदार्स एंड रॉयट्स पिटिशंस एज अपेंडाइसिस फॉर कंसिडरेशन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें ज़मींदारों के और रॉयट्स के पिटिशंस और अपेंडाइसिस के तौर पर ये ऐड किए गए हैं। ये कौन सी रिपोर्ट में है? फर्स्ट रिपोर्ट, 7th रिपोर्ट, 6th रिपोर्ट, 5th रिपोर्ट। अगर आपने हमारे लेक्चर्स को अटेंड किया है या आपने NCERT की बुक पढ़ी है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। द 5th रिपोर्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं CUET के एग्जाम में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बार की रीडिंग से, अगर एक बार आपने NCERT के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर देने में कामयाब होंगे। 2024 में एक क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग का, महल्स, पहाड़ियाज एंड संथाल्स, 1793 एंड तालुक्स। You know very well that mahals are known as states. Pahadiyas and Santhals, they were located in Rajmahal Hills. We have discussed in the second lecture the Rajmahal Hill and how the Pahadiyas and Santhals were in conflict with each other. So Santhals and Pahadiyas were from Rajmahal Hills, and the 1793 is the year when the permanent settlement was introduced in India. So Taluk is a territorial unit. So A, Mahal is related to states, A का 4 and B का 3, and C is matched with 2. C is matched with 2 and Taluk is matched with 1. So option number 2 is correct. This is our first lecture of PYQ discussion. I'm just showing you the question and I'm discussing the answer. You should be very clear that CUET exam is not very much analytic. You have to read the chapter very clearly and you have to understand the chapter very clearly, and if you will be able to understand the concepts, you will be able to solve these questions. These are very basic questions. Another question in 2024 itself, which of the following statements are correct? There are a lot of statements. There are 5 statements here. Money lenders were called dikus.
सेकेंड लेक्चर में हमने देखा कि मनी लेंडर्स को दिकूज कहा जाता था, तो सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जमींदार्स हायर द संथाल टू रिक्लेम लैंड। आपने इसमें भी पढ़ा कि जो संथाल थे इनको हायर किया गया था ब्रिटिशर्स के जरिए से, जमींदारों के जरिए से, ताकि वो जमीन पर रिक्लेम कर सकें। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। संथाल्स वेयर मर्चेंट्स। क्या संथाल मर्चेंट थे? आपने जो पूरा चैप्टर पढ़ा है, क्या संथाल व्यापार करते थे? अगर आप इसको सही तरीके से देखेंगे तो संथाल्स वेयर एग्रीकल्चरिस्ट, दे वेयर पीजेंट्स। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। लैंड ऑफ द संथाल्स वॉज डिमार्केटेड एज दामिनी कोह। इस पर भी डिस्कशन हुआ है। ये सब पीवाईक्यूज हैं। मैं पीवाईक्यूज सॉल्व करने से पहले आपको चैप्टर पढ़ा दिया मैंने, ताकि आप लोग क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें। दामिनी कोह, द लैंड ऑफ संथाल्स, बहुत अच्छे से आपको पता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज संथाल चार्ज हैवी लैंड रेवेन्यू फ्रॉम दिकूज मनी लेंडर्स। संथालों ने मनी लेंडर्स या दिकूज से बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू चार्ज किया। क्या ऐसा था? क्या संथाल लोग लैंड रेवेन्यू चार्ज कर रहे थे दिकूज से? नहीं, ये मनी लेंडर्स जो थे ये चार्ज कर रहे थे। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी इज करेक्ट। ए, बी एंड डी आर करेक्ट। तो द ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्लियर? हियर you know that Santhals were not merchants, but they were, earlier they were tribals, they were moving here and there, and they were agriculturists. अगर आपको पता चल गया कि सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। सी, दिस शुड बी एलिमिनेटेड, सी, दिस शुड बी एलिमिनेटेड, एंड सी, दिस शुड बी एलिमिनेटेड। तो एक ऑप्शन से भी आप इसका आंसर पता लगा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये 2023 का पेपर है और इसमें अरेंज दी फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल मैनर। आपको क्रोनोलॉजी पूछा है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको मैनेज करना है। सिंपली देखिए, परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? एक बार रीड कर लेते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्स दीवानी ऑफ बंगाल। दीवानी ऑफ बंगाल कब एक्वायर करते हैं? ये चीज़ आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग ये चीज़ पता है कि दीवानी जो है ये पहले होता है और उसके बाद में ये लोग परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इतना आइडिया तो आपको होगा कि बंगाल में जो दीवानी राइट है ये ब्रिटिशर्स ने पहले लिया और उसके बाद में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। तो बी के बाद ये आएगा, इतना चीज़ आप याद रखेंगे। संथाल रिवोल्ट राजमहल हिल्स में हुआ, ये भी आपको पता है कब हुआ था। फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट जो है ये बॉम्बे डेक्कन में स्टार्ट किया गया था। क्या ऐसा था? फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट वॉज स्टार्टेड इन बॉम्बे डेक्कन। किस सन में, कौन सा ईयर था? एंड रॉयट रेबल्ड इन डेक्कन विलेजेस, कब ये रिवोल्ट हुआ? तो इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। आपको पता है कि जो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793। यू आर वेरी क्लियर दैट in 1793 the permanent settlement was introduced and the Diwani right was acquired in 1765. Yes? Santhal revolt in Rajmahal Hills, it happened in 1855 and 56. This was in 1855 and 56, and first revenue settlement was done in 1875. This was in 1875 and this is in 1818. You are very clear that permanent settlement was introduced in 1793 and English East India Company acquires Diwani right in 1765. So which event have happened earlier? 1765. तो B पहले रखेंगे, फिर A रखेंगे 1793 का। इसके बाद का कौन सा इवेंट है? D का इवेंट। ठीक है, और इसके बाद में 1818 के बाद में ये राजमहल हिल्स में रिवोल्ट होता है। We will put C and in last 1875 में होता है रॉयट्स डेक्कन विलेजेस में। तो this will be put in 75 and in last. So B A D C E, B A D C E. This option is correct. तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी एनालिटिकल है और आपको अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता है, आपको फैक्ट्स पता है कि कौन सा इवेंट कब हुआ, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि ये सारे एज नहीं पता हैं, फिर भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले बंगाल में दीवानी राइट
एक्वायर किया था और उसके बाद में इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था। अगर इतनी बात आपको पता चल जाएगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्सेसफुल रहेंगे। इस तरह से हम ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन था ये इस टाइमलाइन से आया था। ये जो आपके चैप्टर के लास्ट में टाइमलाइन दिया है और मैंने लास्ट क्लास के लास्ट स्लाइड में हमने इसको डिस्कस किया था। ये 1765 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट एक्वायर किया। ये आपकी बुक में है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 793 में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। संथाल ने राजमहल हिल्स में जो रिवोल्ट किया 1800 में। 1818 में फर्स्ट रेवेन्यू बॉम्बे डेक्कन में। 1820 में एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है ये फॉल होनी शुरू हुई थी। संथाल रेबिलियन 55-56 में हुआ और डेक्कन राइट्स में जो हुआ 1875 में। तो ये सारे इवेंट्स एक एक करके जो चारों ऑप्शंस आपके थे ये आपकी बुक में ये पांचों ऑप्शंस मौजूद हैं और यहीं से आपका क्वेश्चन आया था। तो कुछ भी आपके एनसीईआरटी से बाहर नहीं आ रहा है। अगर आप तमाम टेबल्स को हर एक बॉक्सेस को अच्छे से करते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। 2023 का और भी एक दो क्वेश्चन है। गवर्नमेंट सेटअप कमीशन ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट इनटू द कॉजेज ऑफ डेक्कन राइट्स। कौन सी गवर्नमेंट ने डेक्कन राइट्स की कमीशन को बनाया था? कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे। डेक्कन राइट्स जो हुए थे ये बॉम्बे रीजन में हुए थे। तो हमने पढ़ा था कि पहले बॉम्बे गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कोई भी एक्शन लेना, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोर्स किया तो बॉम्बे गवर्नमेंट ने रिपोर्ट के लिए एक कमीशन बनाई, इंक्वायरी कमीशन। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। द टर्म दीकूज वाज यूज्ड बाय द संथाल फॉर। संथालों ने दीकू शब्द किसके लिए प्रयोग किया? आपको पता है क्या? ये फेलो संथाल के लिए यूज किए, पीजेंट्स के लिए, मनी लेंडर्स के लिए या गॉड्स के लिए? वी आर वेरी क्लियर दैट यहाँ हमने पहले पढ़ा भी कि दीकूज जो है ये मनी लेंडर्स को कहते थे। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब 2022 का एक क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने एक पैराग्राफ दिया था। पैराग्राफ क्या है? फ्रॉम द 5th रिपोर्ट। ये आपकी बुक में एक बॉक्स है और उसी बॉक्स के को इसमें दिया गया है। दिस बॉक्स इट इज इंक्लूडेड इन योर book from the 5th report, source 2. The referring to the condition of zamindars and the auction of land, the 5th report stated the revenue was not realized with punctuality, and in last undiminished the amount of public assessment. The same paragraph was copied here. Revenue was not realized with punctuality, the land to be considered extent and the public assessment. ये पूरा पैराग्राफ इन्होंने जो बॉक्स आपकी बुक में साइड में दिया गया था 5th रिपोर्ट का, इस बॉक्स को कॉपी किया है और इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। ये बात आपकी इस बॉक्स में नहीं है लेकिन इस चैप्टर में है। आपको पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में। व्हाट वेर द ऑफिशियल्स ट्राइंग टू शो थ्रू द फिगर्स। ये जो इसमें जो फिगर्स है इसमें से ऑफिशियल्स क्या शो कर रहे हैं? माइल एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन एंड मिसरूल बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ड्रॉबैक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, इनएफिशिएंसी इन रेवेन्यू कलेक्शन, कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल जमींदारी पावर। तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन इस एफिशिएंसी इन रेवेन्यू कलेक्शन एंड ऑल्सो द ड्रॉबैक्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। सो दीज टू ऑप्शंस आर करेक्ट, बी एंड सी, and here option number 2, B and C is correct option. This was the paragraph from your book. Here two more questions are from this paragraph, 2 and 3 questions. Third question was, which of the following statements are correct? Permanent settlement had come into operation in 1798. क्या permanent settlement 1798 में आया था? No, it was in 1793. Under this system, zamindar was not a landowner in the village but revenue collector of the state. Yes, this is very much true. वो कोई लैंड ओनर नहीं था, जमींदारों की जो पोजीशन थी वो एक रेवेन्यू कलेक्टर की थी। ठीक है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ड्यू टू हाई इनिशियल डिमांड्स जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। यस, ऑफ कोर्स देयर वाज अ सेक्शन व्हाई जमींदार्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट। फीड विथ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई रेवेन्यू डिमांड जमींदार्स फ्लेड टू फॉरेस्ट। हाई रेवेन्यू डिमांड की वजह से जमींदार जंगल में भाग गए। नहीं नहीं नहीं, जंगल में कहाँ भागे थे, वो तो वहीं पर थे, ऑक्शन हुआ इनकी जमीनों का। तो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। हियर ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पैसेज मीनिंग ऑफ जुमा इज, इसमें एक टर्म आया है जुमा। ठीक है, हम देखते हैं कहां पर है जुमा। हियर द एक्सटेंट ऑफ लैंड एक्चुअली सोल्ड बोर ए जुमा और असेसमेंट ऑफ 14 लाख
18,756 and the amount of purchase money सिक्का rupees 17,90,416. Actually this was जुमा was assessment. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या क्या हैं. According to the passage meaning of Juma was official assessment of land revenue. This is amount collected, no. Amount collected from auction of land, no. Official assessment, yes. Amount expected from auction of land. So this option, assessment वाला option is correct है. The British East India Company had issued a decree that property of blank not be taken over in case of non-payment of revenue. अब अगर आपने ऑक्शन ऑफ बुर्दवान पढ़ा होगा, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि बुर्दवान में जो ऑक्शन हुआ था उससे बचने के लिए वहाँ के राजा ने अपनी प्रॉपर्टी को अपनी मदर के नाम कर दिया था. तो वहाँ पर क्या डिक्री क्या थी ब्रिटिशर्स की? डिक्री ये थी कि वुमेन की प्रॉपर्टी को ये कॉन्फिस्केट नहीं करेंगे. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. नॉट पुअर पीजेंट, नॉट किंग, नॉट जोतेदार, बट द ऑप्शन नंबर 1 वुमेन इज करेक्ट. So these were the questions which came in your CVT examination. 2024 में लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस थे, 25 में भी 5 क्वेश्चंस थे, एंड इन 2022 में भी 5 क्वेश्चंस और 23 में, नॉट 25 में नहीं, 22 में, 23 में और 24 में, इन तीनों साल 5 से 6 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं. वी एक्सपेक्ट कि हमारे 25 वाले पेपर में भी 5 से 6 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएंगे. दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, द रेबेल एंड द राज. थैंक यू सो मच.